गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग भाई, थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ। फिजिक्स पढ़ के तुम्हारे अंदर तो सारी काइनेटिक पोटेंशियल कौन कौन सी एनर्जी होती है सारी भर गई होगी। ठीक है, कम हो जाती है फिजिक्स पढ़ के। नीट एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका फिजिक्स पढ़ के, लेकिन ऐसा नहीं है ये भाई। ये मिसकॉन्सेप्शन और ये जो स्टीरियोटिपिक जो सोच है ये अच्छी नहीं है कि ऐसा बोला जाता है कि नीट वाले बच्चे जो हैं उनका फिजिक्स वीक होता है। नहीं होता ना, नहीं होता, गलत बात है ये। और उनको डर लगता है फिजिक्स से। पीडब्ल्यू में तो बिल्कुल नहीं है ऐसा, नहीं है ना, पक्का। चलो ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ऐसा क्यों नहीं है पीडब्ल्यू में, क्योंकि जोलॉजी में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और ये जो डर है उसको भगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको लर्न कर सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर आप देखो बेसिकली मतलब समझने की कोशिश करो तो एक तो इन्होंने बोला न्यूरल कंट्रोल मतलब एक हमारे पास सिस्टम है जिससे हम न्यूरॉन्स के थ्रू अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे पूरी बॉडी आपको पता है बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी है, राइट। वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें हमने पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स आर देयर। लेकिन इन सारे सिस्टम्स के अंदर क्या होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए जो क्या कर सके बच्चे, जो इन सारे सिस्टम को आपस में बिना लड़ाए क्या कर सके, काम कर सके। जैसे हम देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं और इन सारे स्टेट्स के अंदर हर एक स्टेट का अपना सीएम है, राइट। अब वो अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, पर सबसे ऊपर कौन आते हैं, फिर एक इलेक्शंस होते हैं जिससे हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। और उनकी पावर क्या होती है कि अगर कोई कुछ चीजें सेंट्रलाइज ऐसी रखी जाए कि आपस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, जिससे हम एज अ कंट्री किसी भी चीज को लेके अच्छे से कर सकें, सारी चीजों को डिसाइड कर सकें। तो क्या अगर आप सोचो कि हमारे इंडिया में सारे स्टेट अगर आपस में ही कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा कंट्री के ग्रोथ पे? बिल्कुल पड़ेगा ऑब्वियसली। कि अगर हम सपोज कुछ रिसोर्स यूज करना चाहते हैं किसी स्टेट में, वहां की स्टेट बोले कि नहीं हमें नहीं करने देंगे, तो एज अ कंट्री तो वो हमारे लिए लॉस है या कोऑर्डिनेशन की कमी है कहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि भाई ये कोऑर्डिनेट कराएगा। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दो सिस्टम ऐसे हैं जिनका हमारी बॉडी पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल है और वो हमारी बॉडी के दूसरे बाकी के सारे सिस्टम्स के फंक्शंस को रेगुलेट कराता है और आपस में बातचीत कराता है। अब सपोज जैसे मैंने एक इंसिडेंट, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है इसलिए मैं बार बार शेयर करता हूँ जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बार पड़ा है, ठीक है। और मतलब मैं साइकिल मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तेज चला सकता हूँ उतनी तेज चलाई है अपने बचपन में। और वो बस उसका, और ये भी एक न्यूटन का फोर्थ लॉ है शायद, कि बस डॉग कुत्ते का मुंह आपके यहां तक आएगा, बस आपको काट नहीं पाएगा। तो जब भी आप ऐसे डरे होते हो तो जैसे इसका मुंह आता है फिर आप और पावर लगाते हो उस पर, तो वो कभी आपको चेज नहीं कर पाता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे चेज कर पाया, मैंने पूरी अपनी जान लगा दी, ठीक है। तो उस इंसिडेंट में अब आपके बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। आपको सांस भी तेजी से लेनी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होना चाहिए, हार्ट का रेट तेज होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होना चाहिए। और उस टाइम पे सोचो कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है और आपको भूख लग रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है, उसने सेंटर एक्टिवेट कर दिया कि यार कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, काश की पिज्जा मिल जाता। ऐसा होता है कभी क्या कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है या आप किसी डेंजर में हो, आपके पीछे चोर डाकू पड़े हैं, और या आपने किसी मूवी में देखा हो कि हीरो भाग रहा है, उसके पीछे 10 लोग हैं और उसके बीच में वो गए यार काश की पिज्जा मिल जाता तो मैं इन 10 लोगों के साथ फिर क्या मजे करता। ऐसा वाला कभी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आपके सारे सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस टाइम पे। हमारी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे क्या नहीं है, जैसे जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी इनहिबिटेड एट द टाइम। द रीजन इज क्योंकि हमें उस टाइम पे रिक्वायरमेंट किस दो सिस्टम की मेनली पड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए, हार्ट की पंपिंग अच्छे से होनी चाहिए और रिस्पिरेशन रेट अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे कौन करने वाला है, एक नर्वस सिस्टम करने वाला है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम करने वाला है। ये इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से होंगी चीजें। क्या है, दो भाई हैं, एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा कौन सा भाई है, एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आपको पता है सिबलिंग्स में क्या होता है, एक भाई तेज होता है, कुछ भी होता है उसको तुमने कुछ करा तो फौरन एक रसीद कर देगा तुम्हें, मतलब उसका इंस्टेंट वो आता है, ठीक है। मतलब जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर सपोज आप आगे बैठे हो, किसी ने आपको पिन चुबो दिया पीछे से, तो आप उसको दे दोगे, नक्शा बना दोगे उसके, तो दैट्स अ नर्वस सिस्टम। अगर आप सोचो एंडोक्राइन सिस्टम से आप ऐसा करते हो, उसने आज पिन चुबाया, फिर आप घर गए, आपने सोचा, हार्मोन रिलीज हुआ,
फिर ऐसा टाइम गुजरा, बहुत लंबा टाइम, फिर आपने एक्शन लेने का सोचा कि यार 10 दिन हो चुके हैं अब, अच्छा इसने पिन चुपाया था मेरे, ठीक है, अब आपको कुछ फील हो रहा है, अब 10 दिन बाद आप उसको रिटर्न में मार रहे हो, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस हो गई। या आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, रखे हो 1 घंटा हो गया, हाथ जल गया, धुआं निकल रहा है। अगर आप अगर अगर स्लो सिस्टम होते तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कितना कितना अच्छे तरीके से देखो कोऑर्डिनेट किया गया। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो हमें स्लो ही चाहिए, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे ग्रोथ है, इंस्टेंटली बच्चा पैदा हुआ, पता चला कि उसमें आपने एंडोक्राइन सिस्टम का फास्ट हो जाता कि आज छोटा है, उसके बेचारे के 1 साल के कपड़े लिए, वो 20 साल का हो गया कल, मतलब उसकी लेंथ उतनी हो गई जितना 20 साल का है। तो आपको ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोन कैसे चाहिए, स्लो स्लो चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें स्लो चाहिए, कुछ चीज़ें हमें फास्ट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 सिस्टम हमें दिए गए, ऊपर वाले ने ये वैसे तो देने को ऐसे कर सकते थे कि भाई सारे सिस्टम इनको फास्ट दे दो, ये पूरी चीज़ें सब फास्ट फास्ट करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि जो आपको लाइफ में थोड़ी सी स्लो चाहिए, तो उसके लिए आपको दूसरा सिस्टम भी दिया गया, एंडोक्राइन सिस्टम दिया गया, कि कुछ चीज़ों को हमें स्लो रख के करना है और कुछ चीज़ों को हमें फास्ट रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने मेडिसिन में देखते होगे, एक होता है एलोपैथ और दूसरा कौन सा होता है, जो आयुर्वेद है, या वो सारा चीज़ें हो गई। तो उसमें क्या होता है, अगर एलोपैथ का आप देखते हो तो क्या होता है, एलोपैथी इज अ काइंड ऑफ इंस्टेंट, आप गए डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दे दिया, या इंस्टेंटली अगर आपको कोई प्रोसेस आपको करना है तो इंस्टेंटली आप प्रोसीड कर दो ऑपरेशन के लिए या कुछ भी, वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जो फील्ड है उसमें दे विल बी टेकिंग टाइम, जैसे हम बोलते हैं होम्योपैथी के लिए कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, और लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाले 2 सिस्टम है। आई थिंक मैंने समा तो बांध ही दिया है, बन गया ना, या मैं और तुम लोगों को कन्विंस करूं? नहीं है ना, और ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है ना कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इससे ज़्यादा पे तुम लोग रो दोगे ना, पक्का? चलो आगे आते, इतना मैंने तारीफों के पुल बांध दिए हैं, तो अब इसका स्टार्ट करते हैं इसको। कि अगर आप देखिए तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस इन विच थ्रू 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की कंडीशन क्या होती है? होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन जिसमें हम सारे फंक्शन को बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन में अपनी बॉडी को परफेक्टली रन करना कहते हैं। मतलब होम्योस्टेसिस हो गया कि ऑप्टिमम कंडीशन, आपकी बॉडी को हर फेज में ऑप्टिमम कंडीशन में रखने को, अक्वायर करने को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर 2 और उससे ज्यादा सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोल देते हो? कोऑर्डिनेशन बोल देते हो, ठीक है। सो हमारे पास कौन से 2 सिस्टम है? वी आर हैविंग अ न्यूरल सिस्टम एंड देन वी आर हैविंग अ एंडोक्राइन सिस्टम, जो ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन जैसे आप देखते हो कि अपनी डिवाइसेस में लिख के आता है कि आप ये डेटा सिंक कर लो, आता है? कई बार आता है ना फोन में, ये डेटा सिंक नहीं हुआ, आपकी कोई ओल्ड मेमोरी 1 साल पहले की कहीं कुछ आ रहा है, ये डेटा सिंक नहीं हुआ। सिंक्रोनाइजेशन हो गया मतलब आपने जो भी चीजें की हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करना, ठीक है। ये 2 सिस्टम काम करें और सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करें, मतलब एक दूसरे को अपोज ना करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है उस पर पहुंचे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एक है इंटीग्रेशन और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। इन 2 चीजों पे हम बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आप देखो न्यूरल सिस्टम कैसे इंटीग्रेट करता है? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरल सिस्टम कैसे डील करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? जब मुन्ना भाई ने ये बोला था कि इट इज ऑल अबाउट द केमिकल लोचा, तो क्या उन्होंने गलत बोला था? नहीं बोला था ना, वो सही बोलते, मतलब पहुंच गए मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो कैसे भी बोलते हो, लेकिन ही वॉज अ डॉक्टर मुन्ना भाई, राइट। तो वो उन्होंने जो बोला था कि केमिकल लोचा है, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, सही में केमिकल लोचा है। जबकि आपके जो भी इमोशंस हैं, आपको कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से प्यार हो गया, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या कुछ भी आपको हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो आपको उस टाइप की फीलिंग्स आएंगी। तो ये सारा केमिकल्स का खेल है। आपने कोई दूसरे केमिकल्स ले लिए तो आपको दूसरे तरीके की फीलिंग आ रही है। तो ये केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, और उन केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कोई मुझे बता सकता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बता दीजिए जल्दी से। एसिटाइल कोलिन बहुत फेमस, मतलब कुख्यात टाइप का, जो पूरे इसके ऊपर मतलब वांटेड टाइप के लोग नहीं होते, बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो ये उस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर हो गया एसिटाइल कोलिन, राइट। ऐसे जो न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन पे डील करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं?
कोलिनर्जिक न्यूरॉन, मतलब ऐसे न्यूरॉन, क्योंकि इसमें एक यूनिट है कोलिन की, राइट, तो इनको कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो एसिटाइल कोलिन हो गया, फिर आपने ये सुना होगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, गाबा, गाबा मतलब गाबा हो गया फेमस, सुनने में ऐसा लग रहा है अफ्रीका का कोई बड़ा सा रैपर है कोई, गाबा, ठीक है, तो गाबा वो नहीं है, ठीक है, तो आपका गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड हो गया, वो गाबा हो गया। उसके बाद डोपामिन, अब जो रैप करता है वो डोप तो करता ही है, डोप वर्ड सुना होगा ना, कौन करता है, हनी सिंह, ठीक है, तो डोप, डोपा एक हो गया, दैट डोपामिन, राइट। उसके बाद आपके पास हो सकता है ग्लाइसिन, राइट, सेरोटोनिन, राइट, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आपने सुने, ऑल दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर, और इन सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे ये हैं तो सारे ये न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ का फंक्शन क्या है, एक्साइटरी फंक्शन है, ठीक है, कुछ का फंक्शन कैसा है, एक्साइटरी फंक्शन, कि वो जाएंगे और न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे, और कुछ का फंक्शन कैसा है, इनहिबिटरी। मतलब हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन ये नहीं है कि आप गए और उसने दूसरे न्यूरॉन को जाके एक्टिवेट कर दिया, हो सकता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा हो, ठीक है। तो दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हमने देखा कि जो न्यूरल सिस्टम है वो इंटीग्रेशन किसके थ्रू कराता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कराता है। एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू कराता है, हार्मोन्स के थ्रू कराता है। सबको पता है एंडोक्राइन सिस्टम क्या, कौन से केमिकल रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। नर्वस सिस्टम कौन से केमिकल रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, क्विकर होता है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, स्लोअर होता है, ठीक है। तो ये दो सिस्टम आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्शन विद द टारगेट सेल। अब आप देखते हो कि न्यूरॉन्स, आपको क्या लगता है कि हर एक सेल के साथ हमारा न्यूरॉन कनेक्ट है, हाँ, व्हाट डू यू थिंक, हर एक सेल के साथ क्या न्यूरॉन कनेक्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास टोटल न्यूरॉन होते हैं 100 बिलियन, कितने होते हैं, आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स का नंबर है वो है 100 बिलियन। सेल्स का नंबर कितना बताया था मैंने, किसी को याद है, ट्रिलियन, आपके पास 37 ट्रिलियन, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स दैट वी आर हैविंग टोटल, इन टोटल, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन। हालांकि कई कई जगह रेंज होगा, जैसे 1 ट्रिलियन टू 100 ट्रिलियन के बीच में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेनली जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, उनका रेंज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन में बात करो, एक एवरेज वेट एक ह्यूमन की, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स आते हैं। तो ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा कि अगर आप 100 बिलियन न्यूरॉन्स और ट्रिलियन न्यूरॉन्स की बात करो तो फर्क आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे न्यूरॉन सारे सेल से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। जो आप ये बोल रहे हो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये हो गया, पॉइंट टू पॉइंट टारगेट सेल का मतलब हो गया, आप स्पेसिफिक लोकेशन पे तो क्या भेज सकते हो, न्यूरॉन्स भेज सकते हो, वहां से आप कोऑर्डिनेट करोगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। कुछ केमिकल रिलीज करोगे, वो सेल टू सेल पहुंच जाएंगे। जो सेल के सराउंडिंग में आपको पता होगा कि ये ब्लड जा रहा है और यहां आपके सेल्स आपस में रहते हैं, और इन सेल्स के सराउंडिंग का ये जो मटेरियल होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ, ये मटेरियल क्या होता है, ये ब्लड जा रहा है आपका, ये ब्लड है, और इसके सराउंडिंग में ये सेल हैं, और इनके सराउंडिंग में ये कुछ मटेरियल है, फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, दो तीन चीजें हो गई आपके पास, हो गया एक तो हो गया ECF, क्या हो गया, ECF क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब मुझे बताइए कि ICF क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर एक और होता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसी को क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपने एक सेल्स का नाम सुना होगा जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, कौन से सेल्स थे वो, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं,
इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कौन से सेल रिलीज कर रहे थे? लिडिक सेल्स। और वो क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स बोल सकते हैं। एंड्रोजन्स रिलीज करते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स ही करते हैं, क्योंकि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और सेल से थे कटप्पा की तरह, जो ट्रेन करते थे बाहुबली को, मतलब स्पर्म को, क्या नाम होता था उनका? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोजोआ जो बन रहे होते हैं, डेवलपिंग वो होते हैं, तो उनको ट्रेन करते हैं कि तुम्हें जाना है अभी दूसरे देश, किसको लेने? देवसेना को। देवसेना को लेने गए थे ना, तो वो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो दे रहा है सर्टोली सेल्स। और दूसरे सेल्स कौन से हैं आपके? लिडिक सेल्स। और लिडिक सेल का ही दूसरा नाम होता है क्या? इंटरस्टिशियल सेल। ये कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा, लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स आर द सेम, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिखा हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिखा हो, बोथ आर सेम। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अभी हम देखें, हाँ बच्चे, लिम्फ बच्चे वही सिमिलर। लिम्फ जो होगा, इट्स अ ड्रेनिंग ऑफ दैट मटेरियल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसी को आप ड्रेन कर रहे हो, वही लिम्फ बनेगा। ये जो फ्लूइड है, ये जब जाके लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाएगा, तो वो जो फ्लूइड होगा उसी को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि इस फ्लूइड को भी तो आपको रन कराना है ना, ब्लड के पास, हार्ट के पास लेके आना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लेके आते हैं, जो ओपन होता है वेना कावा के अंदर, ठीक है। हाँ बच्चे, ठीक है। डोपामिन को हार्मोन कहते हैं। डोपामिन के बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है ना, वो मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर नर्वस सिस्टम में कर रहा है तो हम उसको एज अ न्यूरोट्रांसमीटर कर रहे हैं, क्योंकि नर्वस कंट्रोल को, जो नर्व का आपका सिग्नल है उसको भेज रहा है, राइट। तो डोपामिन को एज अ हार्मोन भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा ना कि आपका किस तरीके के मैसेज को आप भेज रहे हो। अब जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का यूज तो आप प्रोटीन बनाने में भी करते हो, लेकिन ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी तो है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिनके डुअल फंक्शन होंगे, मतलब आप उसको एक ही बंदे को डबल डबल तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो एक केमिकल का डबल फंक्शन हो सकता है, मतलब अगर वो हार्मोनल इफेक्ट दिखा रहा है तो वो भी हो सकता है। हार्मोनल, आप हार्मोन्स को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? एक ऐसी चीज जो किससे ना निकल रही हो, डक्टलेस ग्लैंड से निकल रही हो, राइट। तो अगर आपके पास अगर हार्मोन्स का अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसमें आप डाल दोगे कैटेगरी में। अदरवाइज न्यूरोट्रांसमीटर अगर ऐसे जंक्शन पे काम कर रहा होगा तो उसको आप न्यूरोट्रांसमीटर में काउंट करोगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व्स के थ्रू आपको रिलीज हो रहा है, जो आपके न्यूरो जंक्शन होंगे उनके पास जो केमिकल रिलीज होंगे उनको स्पेशली क्योंकि हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द वन जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन को डील कर रहे हैं। मतलब अगर दो नर्व्स के बीच की जो कम्युनिकेशन है, अगर वो आपके किसी केमिकल के थ्रू हो रही है, तो उस केमिकल का नाम क्या हमने रखा? न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है नर्व सेल के थ्रू, तो हमने उस टाइम पर उसको क्या बोल दिया? न्यूरोट्रांसमीटर। अदरवाइज आप जो कैटेगरी में रख रहे थे पहले रख सकते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो न्यूरॉन्स का अगर आप देखो तो बहुत बेसिक फंक्शन होता है इनका। बेसिक फंक्शन होता है DRT। क्या फंक्शन होता है? DRT। कौन ने, किसने इतनी शिद्दत के साथ DRT का फंक्शन मतलब डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले कोई मैसेज आएगा तो उसको भाई डिटेक्ट करना जरूरी है। किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा, अगर आपने नहीं सही से डिटेक्ट किया तो आपको चाटा पड़ सकता है। तो पहले आप डिटेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, मतलब सपोज किसी ने कोई पैकेज भेजा है तो आप उसको सही से डिटेक्ट करो, फिर आप रिसीव करो, ठीक है, फिर कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करो। मेट्रो में वो होता है ना, किसी भी अनजान इंसान का कोई सामान अगर पड़ा है, टेडी बियर, कोई रेडियो, उसको ना छुएं, वरना क्या हो सकता है? हाँ, वो बम हो सकता है। तो तुम्हें पहले डिटेक्ट करना है, रिसीव करना है, उसके बाद पता चला तुम्हारा ट्रांसमिशन हो जाएगा अगर तुमने नहीं सही से डिटेक्ट और रिसीव किया तो पहले डिटेक्ट करना है, फिर रिसीव करना है, और उसके बाद ट्रांसमिट करना है। तो दीज आर द 3 फंक्शन जो क्या परफॉर्म करते हैं न्यूरॉन्स। ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। न्यूरॉन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? डिटेक्शन, रिसीव एंड, मतलब रिसीवर होना चाहिए ना पहले। आपने सिग्नल, जैसे एक रेडियो के सिग्नल कैसे जाते हैं, आप देखते हो कि आपके पास क्या होता है, एक रिसीवर होता है। पहले आप सिग्नल को डिटेक्ट करोगे, फिर रिसीव करोगे, फिर उसके बाद उस फर्दर फ्रीक्वेंसी में आप ट्रांसमिट करोगे। तो बहुत बेसिक, न्यूरॉन भी वैसे ही डील करते हैं। हाइड्रा जो होता है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मतलब इस नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, वेरी बेसिक। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वेरी बेसिक सेल्स आते हो, तो न्यूरॉन्स आपने हाइड्रा के अंदर छोटा सा नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, तो वो इसका नर्वस सिस्टम हो गया। उससे थोड़ा सा उसमें जाएंगे तो ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन एंड गैंग्लिया।
तो आप जल्दी से मुझे बता दो, कॉकरोच में हमने पढ़ा था, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में बता दो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लोग नहीं थे, जल्दी बताओ। कॉकरोच में नर्वस सिस्टम में क्या कैसा होता है, क्या होता है? ये तो कैसा होता है ये? सेगमेंटेड जो होते हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं किस चीज के? गैंग्लियंस के। गैंग्लियंस के सेगमेंट्स होते हैं, कितने कितने होते हैं? 3 और 6। कितने होते हैं? 3 किस में होते हैं? थॉरेक्स में। और 6 किस में होते हैं? एब्डोमेन में। और आपको ये चीज भी बोली जाती है, जो न्यूरल सिस्टम में कॉकरोच में लिखा है बस इतना ही लिखा है कि आपके पास गैंग्लियन होते हैं, दीज आर द सेगमेंटेड पोर्शन, और ये सेगमेंटेड पोर्शन जो इनको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। और ये जो गैंग्लिया है, इन गैंग्लिया का 3 और 6 होते हैं टोटल। तो 3 जो होंगे वो कहाँ होंगे? थॉरेक्स के अंदर होंगे, और 6 किसके अंदर होंगे? एब्डोमेन के अंदर होंगे, ठीक है। 3, और इसमें से हेड के अंदर, जैसे हमारे में तो हमारा नर्वस सिस्टम तो मेनली किसमें? हेड में पूरा। लेकिन कॉकरोच के हेड के अंदर बहुत मिनिमल अमाउंट होता है नर्वस सिस्टम का। तो अगर आप उसका हेड अलग भी कर दोगे तब भी वो कितना सर्वाइव कर पाएगा? 1 वीक तक। 1 वीक तक कॉकरोच ऐसे घूमता रहता है आत्माओं की तरह, मतलब आपको डराता रहेगा। तो वो मतलब सर्वाइव कर सकता है कितने? 1 वीक तक, राइट। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका हेड जो आपने अलग किया है, उस हेड में क्या नहीं है? बहुत कम पोर्शन है। बाकी का नर्वस सिस्टम आपने देखो कैसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 3 to 6, 3 थॉरेक्स में एंड 6 एब्डोमेन में। सोचो आपका ब्रेन ऐसा होता, आधा रिब्स में रखा हुआ है, पैरों में भी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो परेशान हो जाता है। अगर किसी का सपोज एक्सीडेंटल केस हुआ, उसका लिम्ब एम्पुटेट करा तो उसका दिमाग भी चला गया बेचारे का। तो भगवान जी ने सोचो कितना प्लानिंग से करके दिया है कि भाई तुम्हारा एक ही जगह रख दो, अगर जाओगे तो सीधे गए तो चले गए, वरना ये नहीं कि अगर कुछ हाथ टूट गया तो पता चला दिमाग भी टूट गया, समझ नहीं पा रहा, फिजिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं आज, ये वाला टूट गया तो केमिस्ट्री नहीं हो रही है। तो वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो, तो कॉकरोच वाला क्लियर हो गया। इसमें बस यही होता है। उसमें फिर एक नर्वस सिस्टम में आपको आइज के बारे में बताया गया था, कंपाउंड आइज होती हैं कॉकरोच में। कंपाउंड आइज में क्या यूनिट होती थे उसके? कंपाउंड आइज होती हैं कॉकरोच के अंदर। आप बोलोगे ये ह्यूमन में कहाँ से आ रहा है? जस्ट बिकॉज रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉकरोच में भी था, तो थोड़ा सा आप, क्योंकि कल टेस्ट भी है आपका, वैसे तो वो टॉपिक निकल चुका है बट स्टिल याद रहना चाहिए आपको। कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज की कितनी यूनिट होती है, क्या होता है उसमें? 2000 क्या होते हैं? ओमेटीडिया, राइट। अब ये ओमेटीडिया कैसा विजन देते हैं? मोज़ेक विजन देते हैं। मोज़ेक विजन कैसा होता है? रेजोल्यूशन ज्यादा होता है, कम होता है? रेजोल्यूशन ज्यादा, कम? कॉकरोच तुम्हें ज्यादा अच्छे से पहचान जाएगा, नागिन की तरह आके तुमसे बदला लेगा अगर तुमने उसको मारा, या भूल जाएगा? भूल जाएगा। उसका रेजोल्यूशन कम होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पहचान पाएगा। तो तुम उसको कितना भी छेड़ो, उसके गालों पे चाटे मारो, तो अगले बार उसको याद नहीं रहेगा तुमने मारा, किसी और ने मारा। सेंसरी ज्यादा है। सेंसरी मतलब सेंस बहुत जल्दी से कर लेगा, इसलिए तुम्हें पकड़ में नहीं आता, लेकिन शक्ल नहीं पहचान पाता। कहीं तुम सोचोगे रात में एक कॉकरोच आता है मुझसे बदला लेने, तो वो गलत बात है, बदला नहीं लेगा, वो याद ही नहीं रहेगा उसको, ठीक है। सो ओमेटेडिया होते हैं 2000, रेजोल्यूशन इसका कम होता है, सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी रोने लगेंगे, सेंसिटिव होने का मतलब। तो ये क्लियर। अच्छा, हम किस पे थे? इंसेक्ट्स पे थे। तो कॉकरोच के बारे में हो गया। नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रेट्स। ये तो जाने पहचाने ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे लोगों की बात हो रही है। वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। हाइड्रा में कैसा? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। उसके बाद फर्दर हम आ गए इंसेक्ट्स के अंदर, कैसा है? आपके पास ब्रेन एंड गैंग्लियन है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, बस स्टार्ट ही हुआ होता है, ऑर्थोपोड का मेंबर है ये। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। इसको एक बार समझ लेते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 1 by 1 समझने की कोशिश करेंगे कि असल में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक है हमारे पास CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ठीक है। एक है आपके पास CNS जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीजें आती हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि पहले जमाने में, जैसे अब तो सब लोग लैपटॉप रखना शुरू कर दिया है, लेकिन जब आपके पास डेस्कटॉप होता था तो उसमें 2 बहुत बड़ी यूनिट होती थी। एक होता था आपका स्क्रीन और दूसरा होता था CPU।
होता था कि नहीं? जैसे अगर आप बनाओगे तो ऐसे आपका एक स्क्रीन हो गई, इसमें आप कनेक्ट कर दो, ये ऐसे रखा है, और इसके साथ एक डब्बा होता था साथ में, जिसको आप क्या बोलते थे? सीपीयू। तो मतलब ये आपका सीपीयू हो गया और ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है? ये इसकी दो सेंट्रल चीजें हैं, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर भी दो मेन चीजें, एक हमारा ब्रेन है और दूसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि आपका मॉनिटर है ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है सीपीयू। इतना समझ आया? ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीएनएस पे। पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये हो गया कि भाई आपने ब्रेन तो रख लिया, ठीक है? मान लो कि जैसे हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके पीए और जो भी जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर हैं सीनियर, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, या उनके मिनिस्टर। वो हो गया हमारा सेंट्रल ग्रुप, मेन सिस्टम। लेकिन अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं कैबिनेट में या कुछ भी डिसाइड करते हैं, उन्होंने एक बंद रूम में या सीक्रेटली कुछ डिसाइड किया कि भाई ये पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि सब जगह जो है नीट की सीट्स बढ़ा दी जाएं और जो भी बच्चा एग्जाम दे और सब लोग जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाएं, ठीक है? तो ये डिसीजन ले लिया। लेकिन ये डिसीजन को पहुंचाने के लिए, इसको पूरा डिलीवर करने के लिए, जैसे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है भाई, उसको भी तो भेजना पड़ेगा ना कि आपको मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, आपको सारी हॉस्पिटल्स बनाने हैं। वो मैसेजेस जिसके थ्रू जाते हैं, जिन वायर्स के थ्रू जाते हैं, वो सब किस में आते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने ये पढ़ लिया कि ये मॉनिटर हो गया आपका, ये सीपीयू हो गया, लेकिन इन सबको आपस में कनेक्ट आपको कैसे हो रहा होगा? आप देखते हो ये सारे किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? बहुत सारे वायर्स कनेक्ट रहते हैं ना। ये वायर हो गए, फिर यहाँ से एक निकला, आपने क्या किया? एक माउस कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है? एक और वायर निकला तो आपका एक कीबोर्ड कनेक्टेड है, ठीक है? उसके बाद आपने लिया और आप कुछ सपोज मान लो प्रिंटर आपने लगा दिया। ये सब किससे कनेक्टेड है? वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो वो सारे वायर्स, हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या बात की? मशीनरी की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब उनसे जितने भी वायर्स निकल रहे हैं, उन सारे वायर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी कमिंग इनटू द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? मतलब आपकी जितनी नर्व्स हैं, उन सारी नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। मतलब इनका काम क्या है? सिग्नल लेना। मतलब सपोज आपको किसी ने टच किया, यहाँ से सिग्नल मैंने अपने हाथ पे टच किया, यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया, और ब्रेन से जो भी डिसाइड होके आएगा वो आपका मोटर न्यूरॉन से वापस आएगा। तो ये सारी जो वायरिंग है, उस सबको हम किस में रखेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में रखेंगे। बताओ, इतना समझ आया? ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो और कोई खेल है नहीं। मतलब दो चीजें, हमें ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, जो कि हम देखेंगे जब अभी एनाटॉमी करेंगे, उसमें ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे, सारे स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट विल बी कमिंग इनटू द टुमारोज लेक्चर और डे आफ्टर टुमारो, मंडे को करेंगे, ठीक है? बट व्हाट अबाउट द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात की कि इसमें सारे वायर्स आते हैं, ठीक है? लेकिन वायर तो आपने ले लिए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वायर किस किस टाइप के हैं, ठीक है? तो आपके पास दो तरीके के वायर हैं। अगर आप इस नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस की बात करें तो आपके पास कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं बच्चे। अब देख लेते हैं इनको, कौन कौन से हैं ये। एक मिनट बस, ये इरेज कर दें, उसके बाद करते हैं। तो हमारे पास है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास है दो तरीके के क्या? वायर्स। और ये जो वायर्स है, आपके पास एक वायर है, उसका नाम है एफरेंट, और दूसरे वाले का नाम है ईफ्रेंट, ठीक है? ईफ्रेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जिट, ठीक है? ईफ्रेंट मतलब एग्जिट। क्या कर रहा होगा? ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू पेरीफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स। मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, एग्जिट कराएंगे, उनको क्या बोलेंगे? ईफ्रेंट। जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चे?
ऐसे सारे न्यूरॉन जो सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू सीएनएस, उनको क्या बोलेंगे? एफरेंट बोलेंगे। एक कैसे हो गए? एफरेंट। दूसरे कैसे हो गए? इफरेंट, राइट? जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपके ब्रेन ने जो डिसाइड कर लिया, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, सभी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें, सपोज जैसे कोई कोर्स रन हो रहा है, सपोज जैसे आपका क्लास है, इट्स अबाउट कि आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, सुबह से शाम तक यहाँ क्लासेस हो रहे हैं, आपने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, बट उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद आपका ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करेगा, दैट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे भी। इंफॉर्मेशन तो हमने डिलीवर कर दी, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच भी गई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, आप सुन रहे हो, पहुंच गया इजिली, बट द थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन इट। अब जाके आपने समझा, आपने इसको रिवाइज किया, नहीं किया, ऑल दोज थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रेन। तो ज्यादा किसको हमने डिस्कस करना है? मोटर न्यूरॉन्स को। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन इज लाइक वी आर एफरेंट, मतलब सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? क्लियर है? इफ्रेंट को क्या बोल सकते हैं? आपने सुना भी है, सेंसरी और मोटर, राइट? मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? आपने एक बार जो आपको सेंसेशन मिला, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करोगे आप ब्रेन से, उसको क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो एक हो गया आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे कैसे हो गए? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं? एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि सेंसरी वाले सारे क्या कर रहे हैं? सिग्नल लेके आ रहे हैं, नाम ही काम ही उनका ऐसा है, सेंस करना है चीज़ों को। नाम सेंसरी न्यूरॉन का मतलब इसीलिए रखा गया है कि वो क्या करते हैं? मैसेजेस को रिसीव करते हैं या डिटेक्ट करते हैं कि भाई क्या मैसेज आया, कि वार्म सरफेस है, टच है, ठीक है, प्रेशर है, किस तरीके का सिग्नल आ रहा है, वो किसके थ्रू आएगा? सारा एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। ये क्या होते हैं? बस नर्व्स होते हैं। कैसे होते हैं? बस कैसे होते हैं? नर्व्स होते हैं। इसमें ना कोई ब्रेन का पार्ट आ रहा है, ना स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मोटर न्यूरॉन, ये कैसे हैं? जो मैसेज डिसाइड होगा उसको कहां लेके जाएंगे? इफेक्टर पे लेके जाएंगे या ऑर्गन तक लेके जाएंगे। अब इसमें देखो दो चीजें डिवाइड की गई, इसमें दो चीजें बोली गई। एक बोला गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? भाई आपने डिसाइड किया कि हमारे पास दो नर्व्स हैं जो ब्रेन से मैसेज लेके जाएंगी। देखो हमारे यहाँ भी क्या होता है, जैसे कुछ, जैसे अगर गवर्नमेंट होगी तो दो तरीके की चीजें होंगी। एक जो वॉलेंट्री वाले पे जाएंगी, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आपने सुना होगा। वॉलेंट्री ऐसी चीज है जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी चीजें फिक्स कर दी गई है। जैसे हार्ट का रेट है, इनवॉलेंट्री आप भाई हार्ट को फंक्शन करना है, उसमें हम सोच के नहीं कर रहे कि यार आज मैं दुख में हूं तो चलो मैं 36 ही बार धड़का लेता हूँ, ठीक है, या मुझे रिस्पिरेशन करना है तो 14 to 16 मुझे लंग्स को रिस्पिरेशन करना था, चलो यार मेरा मन नहीं कर रहा आज, यार 8 ही कर लो, यार संडे है आज तो छुट्टी कर लेने, 5 ही बार कर लें, बॉडी तो हिल जाएगी पूरी, ठीक है। तो ऊपर वाले ने बड़ा सोच समझ के किया, उनको पता था ये इंसान है भाई, ये किसी भी चीज़ से खेल सकता है, इनके हाथ में कंट्रोल देना ही वेस्ट है। उसकी वजह से उन्होंने क्या बनाया, वैसे वो बना रहे थे सोमैटिक वाला ही, उन्होंने सोचा भाई इतनी बड़ी ये हमने चीज़ बनाई है, ह्यूमंस बनाए हैं, तो इनको ही डालो सारा जिम्मा, ये खुद से कर लें। सोमैटिक का मतलब होता है हम ऐसी जगह डिलीवर करेंगे जो कैसा होगा, जिसको आप खुद से अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जैसे आप अपने हाथ उठा रहे हो, अपना सर घुमा रहे हो पागलों की तरह, या पैर चला रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी, सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब आपके पास मोटर में भी दो तरीके की चीजों को डिवाइड कर दिया ऊपर वाले ने। एक उन्होंने न्यूरॉन्स बनाए स्पेशली डेडिकेटेड कि वो ऐसी जगह पे जाएंगे जिससे आप वॉलेंट्री एरियाज में जाएंगे, जैसे ऐसी मसल्स के पास जाएंगे जो आपके स्केलेटल से कनेक्ट होंगी। हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ी है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कैसे होते थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड, बताइए जल्दी से। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और यूनि न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। शेप कैसा होता है उनका, सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। स्ट्राइएशन डार्क होते हैं, फेंट होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसके अंदर देखें तो स्पेशली हमने मैकेनिज्म भी इसी का पढ़ा है। इसके अंदर जो यूनिट होती है इसकी कॉन्ट्रेक्शन की, उसका क्या नाम होता है, सार्कोमियर। सार्कोमियर किन दो लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है, दो जेड लाइन के बीच में। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे कौन से बैंड की लेंथ चेंज हो जाती है, आई बैंड के ए बैंड, आई बैंड। ए बैंड का नाम क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक, और आई बैंड का नाम आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्यों बोल रहे थे उसको, क्योंकि
क्योंकि जब आप उससे लाइट गुजारोगे तो मोनोक्रोमेटिक मिलेगा, इसलिए उसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर आप लाइट गुजारिए, आप देखो कोई बंदा बैठा होगा, फिजिक्स वाला बंदा आ गया, वो बायो में घुस गया, उसने सोचा यार चलो इसको न्यूरॉन इसके मसल्स के साथ खेलते हैं कुछ, तो लाइट डाल दी उसने, फिर उसका नाम रख दिया कि आइसोट्रॉपिक। ये भी एक फील्ड है। आप सोचो कि इसीलिए बोलते हैं ना कि हमें ना पूरा बहुत मल्टी डायमेंशन में सोचना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक नहीं सोचना चाहिए। और कई बार हमारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, या हो सकता है मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के, तो हमें चीज़ें उनसे डिस्कस करनी चाहिए। जैसे मेंडल के बारे में सब लोग जानते हैं, मैथमेटिशियन, प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स दिए उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में कि बिना उसके ही उनको फादर बना दिया गया। पूछ तो लेते उनसे कि फादर बनना है, उनको नहीं बनना है, फिर भी हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आप सोचो कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको फादर बना सकती है, ठीक है। तो अगर आप फादर और मदर बनना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्कस द थिंग्स, ठीक है। मतलब वैसे नहीं, लेकिन होगा आपके मरने के बाद ही, अगर आप मेंडल की तरह बनना चाहते हो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम समझ आ गया? एनी डाउट? ठीक है, आ जाते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे। सो ये एडिशनल डेवलप हुआ। तो ऊपर वाले को पता था कि यार ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनको दे नहीं सकते इनके हाथ में, क्योंकि ये जो मखलूक बनाई गई है, मखलूक मतलब ये जो ह्यूमंस बनाए गए हैं, ये ऐसे हैं कि ये बहुत खुराफाती किस्म के लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग शर्त बहुत लगाते हैं इधर से उधर, इनको ट्रेंड कराना होता है कुछ भी इंस्टा पे, तो ये तो कुछ भी कर लेंगे, कहेंगे देखो आज मैंने सांस बस एक ही बार ली है, या कुछ भी कर देंगे, हार्ट बीट कम कर देंगे, ट्रेंड ही चल रहा है अलग के अपनी सांस हार्ट बीट कम करके दिखाओ। तो वो हमें ट्रेंड सेट नहीं करने थे, तो उस वजह से एक सिस्टम आया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको, जैसे होता है ना 1 और 0 वाला कॉन्सेप्ट, कि जैसे आपने बाइनरी लैंग्वेज वाला सुना होगा कि 1 0 दो ही कमांड होती हैं उसमें। तो ऑटोनॉमस में भी क्या होता है, ये ऐसी जगह जाएगा जो इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है। और इनवॉलेंट्री स्पेशली कहाँ होते हैं आपको पता है? जहाँ स्मूथ मसल्स होती हैं। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में जहाँ स्मूथ मसल्स होंगी वहाँ क्या होगा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में इन्होंने फर्दर इसको दिया नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है आपके पास, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी जो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, उसमें ऐसा थोड़ा होगा कि किसी चीज़ को आप बस ऐसे ही रखोगे, बढ़ा दो या कम कर दो। तो उसमें भी दो सिस्टम होते हैं आपके पास। कौन कौन से? एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा कैसा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम आपको जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मेरी वाली सिचुएशन, कुत्ता पीछे पड़ जाना, आप ये सोचो कि मैं इतना परेशान था कुत्तों को पीछे पड़ने से कि मुझे अपने होम टाउन से ट्रेन पकड़नी होती थी, सुबह की ट्रेन होती थी वो। तो मैं अपने फादर से कहता था कि प्लीज़ आप सब कुछ कर लेना लेकिन सुबह की ट्रेन मत रखना। और मैं रात को ट्रैवल करना मैंने बंद कर दिया था कि क्या पता, क्योंकि पता नहीं उनको क्या पसंद था मेरे अंदर कि पूरी दुनिया को छोड़ के वो मेरे पीछे ही भागते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपका फंक्शन काम करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको डील करेगा। अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में क्या होगा? हार्ट बीट कम करनी है, तेज करनी है, तेज करनी है, रिस्पिरेशन का रेट कम करना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, डाइजेशन के रेट को कम करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है। डाइजेशन आप ऐसा नहीं करोगे कि उस टाइम पे आपको भूख लगे, आपको पकवानों की याद आए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप इस टाइम पे नहीं करोगे, ठीक है। स्लाइवा का सिक्रीशन कैसा होगा? आपका स्लाइवेशन का अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। उसका ऐसा होगा कि भाई वो चीज़ें उस टाइम पे आपको नहीं चाहिए, आप जब ऐसे होते गला सूखने लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन बताइए क्या कम होगा ज़्यादा होगा? सिक्रीशन अगर आपके हो रहे हैं तो वो उस टाइम पे नहीं होंगे। पता चला आप भर भर के गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हो, इंटेस्टाइनल जूस निकाल रहे हो कि अरे अरे चलो कुत्ता आ रहा है, इस जूस निकालें सारा, आज तो सारा खाना पचा देंगे। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो वो सारे सिस्टम कम हो जाएंगे। मतलब सिंपैथेटिक का लिटरली मतलब ये नहीं है, जैसे सिंपैथेटिक का मतलब डायरेक्टली लोग बोल देते हैं कि ये सारे रेट को बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होंगे जिनके चीज़ों को हमें साइड कॉर्नर करना पड़ेगा। जैसे मेनली जब हमने देखा कि कोविड का वेव आया तो उस टाइम पे हमने सारी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया एंड वी वर मेनली लुकिंग फॉर द मेडिकल, जो भी हम कर सकते थे
हमारी गवर्नमेंट ने जितनी भी चीज़ें थी सबसे प्रायोरिटी पे ये रखा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग सेफ रहें, सबको वैक्सीन मिल जाए। तो हमारी प्रायोरिटी उस टाइम पे ये नहीं थी कि हम अपना चलो जीडीपी बढ़ाएं और कुछ चलो ठीक है कुछ टेलीकॉम सेक्टर में करते हैं या किसी दूसरे सेक्टर में करते हैं। वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन द पीपल कि ठीक है हमें मेडिकल फील्ड में करना है, ठीक है। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो वी आर डीलिंग विद द सिस्टम, जहां हम क्या करेंगे, रेट्स को अकॉर्डिंगली मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हमेशा इसका सिंपैथेटिक का मतलब होगा इंक्रीज करना नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सेवियर है एक तरीके से। लेकिन अब इमेजिन करो वो वाला सिचुएशन कि मेरे पीछे कुत्ता दौड़ा, मैं घर तक पहुंच गया, सांस फूल रही थी, लेकिन 12 घंटे हो गए मेरी सांस ही फूल रही है, दिल धड़क रहा है 140 150, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड ना भाई। आपको वापस भी आना है ना सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन से जब इमरजेंसी सिचुएशन से आप वापस आते हो, देन विच सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प यू? पैरासिम्पैथेटिक। अब जब हम इसके साथ में सिस्टम लगा देते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार ये क्या चीज आ गई, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है क्या? कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये वही वायर्स हैं, ठीक है। क्या है ये? बस वायर्स हैं। अभी तक हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितना भी क्लासिफिकेशन देखा, ऑल दीज आर द वायर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। ये पूरे के पूरे बस वायर्स हैं, नर्व्स हैं, जो जिनका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को या तो लेना या डिलीवर करना। स्पेशली जिनसे इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे थे उनको हमने बहुत डिटेल में नहीं देखा, बट मेनली वी डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स या नर्व्स जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकल के जाएगी। तो उसमें कितने तरीके की, एक सोमैटिक जो आप जिनको वॉलंटरी सिस्टम होता है वहां पहुंचाते हो, दूसरा ऑटोनॉमिक जिसके थ्रू आप ऐसी ऑटो रेगुलेटेड चीजों को कंट्रोल करते हो जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, मतलब इनवॉलंटरी है, ठीक है। और इस ऑटोनॉमस में भी ये नहीं होगा कि ऑटोनॉमिक में बस कुछ है नहीं, जैसे फैन में भी 2 कमांड है, या तो ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो, ऐसे ही आपके पास ऑटोनॉमस में भी 2 कमांड दी गई हैं, या तो सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे स्विच में ऑन ऑफ होता है, वैसे ही ऑटोनॉमस में भी 2 चीजें होती हैं, या तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन याद रहेगा। जल्दी से बात करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस इज हैविंग, तो पीएनएस इज ऑल अबाउट द नर्व्स। अब इसका क्या 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, कौन कौन से? एफरेंट एंड ईफरेंट। एफरेंट इज अबाउट सेंसरी, जो जिससे हमें सेंसेशन मिल रहा है। दूसरा ईफरेंट, जिसको दूसरा नाम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन्स में भी 2 जगह जाएंगे वो, एक जाएंगे वॉलंटरी, दूसरे जाएंगे इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी जाते हैं उनका नाम सोमैटिक, जो इनवॉलंटरी जाते हैं उनका नाम ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में भी कंट्रोल आपको 2 तरीके से रखना है, ऑन ऑफ टाइप का, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कहां काम आता है? इमरजेंसी सिचुएशन में। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करने में सिचुएशन को, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो था विसरल न्यूरल सिस्टम, विसरल न्यूरल सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट द जो पार्ट जा रहा है विसरा के पास। विसरा मतलब स्मूथ मसल्स वाला ऐसा पार्ट जो नॉन वायलेंटरी है। तो स्पेशली उसके बारे में डिस्कस किया गया कि इट्स अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे एनसीईआरटी में वीआर इसके बारे में डिस्कस किया है, वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। तो आप इससे बिल्कुल डरिएगा मत, विसरल नर्वस सिस्टम आपका वही है जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो विसरल सिस्टम में क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होते हैं? जो मसल्स आपके, जो न्यूरॉन्स आपके ज्वाइन करते हैं, उससे जो कनेक्शन बनते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, वो होते हैं प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस, ठीक है। जैसे आपने इंटेस्टाइन के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। तो आपके नर्व प्लेक्सस बनते हैं। तो ये गैंग्लिया हो गए। गैंग्लिया, जैसे गैंग्लिया और आपके पास 2 चीजें आएंगी, एक होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आपको न्यूरॉन के बारे में सब जानते हैं, न्यूरॉन को बचपन से ही जानते हैं ना, न्यूरॉन को सारे लोग, एक अजीब सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है पेड़ की जैसी, ठीक है। उस न्यूरॉन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है बीच में, उसका नाम होता है साइटोन। क्या नाम होता है बच्चे? साइटोन और सेल बॉडी, जानते हैं इसको? साइटोन और सेल बॉडी अगर आप बनाएंगे तो मतलब कुछ इस तरीके का बनता है। इस टाइप का कोई आपका न्यूरॉन है और ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। मे बी देखने में ही आपको कुछ वाहियात सा लगेगा, बट इट्स फाइन। छोटे छोटे देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, मतलब सॉरी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, इसके अंदर जो बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी, ये वाला पार्ट साइटोन, ठीक है। ये क्या है? साइटोन है।
साइटोन के अंदर अगर आप देखो, जो वर्ड आप सुन रहे हो गैंग्लियन, ये गैंग्लियन जो होता है कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, क्या मैं लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडीज हो जाएगा ये। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हो रहा है। सेल बॉडीज आप समझ रहे हो ना, जो साइटोन है, सेल बॉडीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोन। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द, दो सिस्टम है आपके पास, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मतलब अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपकी सेल बॉडीज एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है न्यूक्लियाई? जैसे कहीं वर्ड अगर आपका नर्वस सिस्टम में वर्ड आ गया न्यूक्लियाई, तो आप तो सोचोगे कि सेल का न्यूक्लियस है, लेकिन दिस इज नथिंग व्हाट, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज, राइट। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन व्हाट, पीएनएस, ये किसके अंदर था? सीएनएस के अंदर। अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है पीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर मतलब अगर आप देखें जो उसके जो सेंट्रल, क्योंकि न्यूरॉन्स से ही तो बना होगा, चाहे आपकी नर्व्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, बनता तो न्यूरॉन से ही है। और एक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? डेंड्राइट्स होते हैं, साइटोन होते हैं, एक्सॉन होता है, फिर टीलोडेंड्रिया आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके जो सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है किसके अंदर? पीएनएस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। क्या वो बच्चे? हाँ, मतलब सेल बॉडी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जो पूरा न्यूरॉन है उसमें एक्सटेंशन भी तो है ना। जैसे अगर आप न्यूरॉन को देखो तो उसके अंदर प्रोसेसेस हैं और एक सेल का बीच का पार्ट है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है और नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हमने ये जो स्ट्रक्चर देखी थी, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो मेनली सेल का पार्ट जो आप टिपिकल जिसको सेल मानते हो वो तो ये है ना। हालांकि इस पार्ट में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे, आपके इस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक्सॉन में, लेकिन नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ये क्या है? एक्सटेंशन तो है ना ये। अगर हम देखें तो मेन, अगर जो न्यूरॉन देखते हैं, न्यूरॉन का मेन पार्ट कौन सा वाला? ये वाला पार्ट है ना। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंडक्शन, तो हम उसके लिए एक्सटेंशन वाली चीज को कंसीडर करते हैं। लेकिन सेल को अगर जो टिपिकल एक सेल होती है जहां उसका न्यूक्लियस है, जहां उसके अदर ऑर्गेनीज हैं, वो सारे ऑर्गेनीज कहाँ होंगे? इसके अंदर होंगे। तो इन सेल बॉडीज का कलेक्शन, अगर ये बहुत सारे सेल बॉडीज एक दूसरे के करीब आ गए, मान लो कि एक दूसरा कोई सेल बॉडी यहाँ बन गया, फिर एक तीसरा यहाँ बन गया, ये दो आपस में कलेक्ट हो गए सारे, ठीक है। तो उस कलेक्शन को अगर वो सीएनएस के अंदर हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। अगर वो पीएनएस के अंदर हो रहा है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ऐसी कोई चीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। जैसे ये चीज आपने देखी होगी जब आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है डॉर्सल गैंग्लियन, वेंट्रल, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं ना डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। उसमें स्पेशली हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज है यार ये गैंग्लियन, क्या डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो गैंग्लियन एक्चुअली है क्या? दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। इज इट क्लियर? चलो, अच्छा, इसी तरीके से ये तो हो गया सेल बॉडीज के बारे में। अगर मैं इसी चीज को एक्सॉन के केसेस में बोलूं, ठीक है, तो उसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। अगर ये चीज सीएनएस में होती है तो उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? अगर कोई वर्ड आ गया ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट, तो आप ये समझोगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सीएनएस। सीएनएस में एक्सॉन बहुत सारे एक दूसरे के करीब आ गए। तो अगर ये सारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को अगर मैं एक तरीके से और बोलूं, कलेक्शन ऑफ तो इसमें दो चीजें होंगी। अगर हो रहा है सीएनएस के अंदर और हो रहा है पीएनएस के अंदर। अगर सीएनएस के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट। और अगर पीएनएस के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं नर्व। नर्व क्या होती है? नर्व को हम हमेशा यही तो बोलते हैं बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। उसमें लेकिन हम बहुत स्पेसिफिक कभी नहीं आते कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सॉन्स स्पेशली, ठीक है। तो अगर आपके पास बंडल ऑफ एक्सॉन्स आपके पास अगर सीएनएस के अंदर बन रहे हैं तो उनको बोलेंगे ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट वर्ड आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा सीएनएस के अलावा।
और बहुत कम है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कहीं आप देख लो ऐसी चीज़ तब उसके लिए है। और अगर ये सारी चीज़ें पीएनएस में हो रही हैं, पीएनएस में अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स आ रहे हैं एक साथ, उनका बंडल हो गया, हम सुनते भी हैं नर्व्स बोलते हैं कि ये नर्व डैमेज हो गई, राइट। अच्छा, नर्व और न्यूरॉन आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि नर्व और न्यूरॉन इज द सेम। न्यूरॉन सिंगल सेल के लिए वर्ड यूज करते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आपने नर्व वर्ड यूज करना है तो उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा नर्व सेल, ठीक है। जब तक कि आप नर्व सेल नहीं लगा रहे हो तब तक हम उसको क्या समझेंगे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नर्व और न्यूरॉन आर नॉट सेम, नर्व सेल एंड न्यूरॉन आर सेम। हो सकता है आपको बहुत माइनर सी चीज लग रही हो, लेकिन बच्चे ये गलती करते हैं। नर्व सेल, अगर आप देखेंगे नर्व सेल अगर मैंने लिखा तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसके आगे क्या लगाएं, सेल। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, न्यूरॉन के इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं बस नर्व, सो नर्व इज व्हाट, कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर, डिफरेंस क्लियर है दोनों में। ये भी समझ गए ट्रैक्ट क्या होता है और आपका नर्व क्या होता है, बताइए, इज इट क्लियर। चलो, तो अच्छा, जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता था सीएनएस के अंदर तो उसको क्या बोलते थे, सीएनएस में जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियाई। अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है पीएनएस में तो क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं गैंग्लिया। अब आ जाते हैं न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, दीज आर द थ्री थिंग्स। आपके पास एक सेल बॉडी है, यू कैन सी हियर, ये आपके पास सेल बॉडी है पूरी, ठीक है। और आपके पास क्या है दूसरा, डेंड्राइट्स। तो ये जो रिसीविंग स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहां, वो क्या है, दीज आर द डेंड्राइट्स। और आपके पास जो एक्सटेंशन है, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, इट इज अ एक्सॉन, ठीक है। तो आपके पास तीन पार्ट हो गए, एक हो गया सेल बॉडी, दूसरे हो गए डेंड्राइट्स और तीसरा हो गया एक्सॉन। तो ये आपका सेल बॉडी है, ठीक है, और आपके ये कैसे हैं, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। एक्सॉन क्या करता है, तो ये अगर आप देखोगे जो डेंड्राइट्स हैं इनके लिए भी एक वर्ड यूज हो सकता है, सेंट्रीपिटल। क्या वर्ड, डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, सेंट्रीपिटल होते हैं। हो सकता है ये टेक्निकल वर्ड यूज करने और फिर आपको परेशान करें। बॉटनी में ये वर्ड सुना होगा आपने, सेंट्रीपिटल, बेसिपिटल, ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट होता है वहां, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब ये हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है सेंटर के साइड भेज रहा है, कैसे, सेंट्रीपिटल, ठीक है। जो एक्सॉन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम कभी घूम रहे होते हैं तो एक हमें अजीब सी फोर्स लगती है बाहर के साइड, सो इट इज काइंड ऑफ अवे, ठीक है। तो एक्सॉन कैसा होगा, एक्सॉन के लिए वो वर्ड यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो फिजिक्स भी इंक्लूड हो गई इसमें, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल किसके लिए यूज करेंगे, डेंड्राइट्स के लिए, और एक्सॉन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये पार्ट आपने देखा। अच्छा, ये जो इसमें आप देख रहे हो सैंडविच की तरह कुछ ऐसे दबा के रखा है, इसको क्या नाम है इनका, ये जैसे खूबसूरत सी चीज, ये क्या है, ये है स्वान सेल्स। ये सारी स्वान सेल हैं, और ये स्वान सेल के बीच बीच में जो स्पेसेस हैं इनका नाम क्या होता है, इनको नोड ऑफ रेनवियर क्यों बोलते हैं बच्चे, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं क्योंकि रेनवियर ने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, तो उनको इज्जत देने के लिए क्या कर दिया, रेनवियर। अगर तुम लोग कुछ ऐसा करोगे तो तुम्हारे नाम पे दे दिया जाएगा। जैसे सुमित ने अगर कुछ करा तो ये हो जाएगा नोड ऑफ सुमित। तो करो कुछ यार, हम परेशान हो गए रेनवियर पढ़ते पढ़ते, कुछ नया एक बनाओ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा जैसे नोड ऑफ राज, नोड ऑफ, अपने भी तो नाम होने चाहिए, भारतीय फील आए, मतलब सिलेबस इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला नाम रख सकते हैं, तो नाम के ऊपर है नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि रेनवियर ने दिया था, ठीक है।
अच्छा, ये जो है स्वान सेल्स हैं, ठीक है। तो स्वान सेल्स का क्या फंक्शन है बच्चे? ये क्या सिक्रीट करते हैं बच्चे? माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये हमेशा माइलिन शीट्स वो करेंगे। तो क्या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास स्वान सेल्स नहीं होते? होते हैं, उनके पास भी होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते? माइलिन शीट नहीं बनाते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास स्वान सेल है तो वो माइलिन शीट बनाए ही बनाए, राइट। तो आपके पास ऐसा हमेशा नहीं होता कि स्वान सेल होगी तो वो माइलिन शीट ही होगी उसके पास। स्वान सेल हो सकती है बिना माइलिन शीट के भी, एडिशनल वो सिक्रीट करिए, दैट्स फाइन, माइलिनेटेड शीट आपने बना लिया, लेकिन नॉर्मली जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। चलो, तो अब टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं। एक है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर है तो इन सारे न्यूरॉन्स में एक चीज आपने देखा कि एक्सॉन एक ही है। क्या एक ही है? किसी भी, आप कभी कंफ्यूजन मत रखना इस बारे में। आप जो भी न्यूरॉन पढ़ोगे उसमें सब में एक प्रोसेस कॉमन ही रहेगी और वो एक ही नंबर होगा, दैट इज एक्सॉन। किस चीज में चेंज आ रहा है? डेंड्राइट्स आप देखो, मल्टी न्यूरॉन होंगे तो डेंड्राइट्स मल्टीपल जगह से खींच रहा होगा, ठीक है। हर जगह से सिग्नल, ये हाथ हो गया, यहाँ से भी मैसेज ले लिया, इधर से भी मैसेज ले लिया, दैट इज अ मल्टीपोलर। ये कहाँ होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आप समझ भी सकते हो, जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल भूल जाओ तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ होने चाहिए, क्योंकि ब्रेन को आप सोचो डिसाइड करना है मल्टीपल जगह से, तो वो ले रहा होगा ना, इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि भाई यहाँ खाना भी खा लिया, यहाँ भी जाना है, कल टेस्ट भी है, लेक्चर छोड़ना है, रिसीव करना है, अभी फेसबुक भी देखना है, इंस्टा चलाना है, रील आगे पीछे करनी है, बहुत सारे काम है। इतना डिसाइड कौन कर सकता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो कैसे होंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन, दो पोल होंगे, मतलब एक एक्सॉन होगा तो कितना डेंड्राइट कितना बचा? एक। ये कहाँ होता है? रेटिना ऑफ आई में। तो बहुत डेडिकेटली आपको पता है रेटिना ऑफ आई का फंक्शन क्या है। भाई आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, आप ब्रेन के पास भेज दो उसको। डुअल फंक्शन है, बहुत स्पेसिफिक, एक ही चीज कर रहा है, एक जगह से रिसीव करेगा दूसरी जगह भेज देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिपोलर। इनके पास बस एक्सॉन है, डेंड्राइट तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा ना, ऐसा बहुत बेसिक। अगर आप भूल जाओ तो ये याद रखना, ये कहाँ होते हैं? यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना ना, सारी चीज़ें तो प्लेसेंटा के थ्रू आ रही हैं। उस टाइम पे ये सोचेगा मम्मी को परेशान कर रहा है, कि वो अंदर ही अंदर थ्योरीज बना रहा है अपनी पॉलिटिकल कुछ, कि मम्मी को कैसे परेशान करें। ऐसा तो नहीं करता ना, दिमाग उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, परेशान होना है उसके लिए। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके पास न्यूरॉन्स कैसे होंगे? यूनिपोलर होंगे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप नहीं कर रहे हो, डेंड्राइट तो जीरो है, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं है ना, आप सेंसरी कुछ आपका ऐसा कोई रोल है, क्योंकि अंदर आप प्रोटेक्टेड हो। बहुत सारे मैसेजेस, आप तो आउटर एनवायरनमेंट से तो एक्सपोज ही नहीं हो, ठीक है। तो ये मैसेज, ये आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे। मल्टीपोलर कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। और आप बताइए बाइपोलर? रेटिना ऑफ आई में, ठीक है। और यूनिपोलर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। ये जो आप सेल बॉडी देख रहे हो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इस सब के अंदर सारी चीजें होती हैं। एक चीज जो होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, सेंट्रियोल्स होते हैं लेकिन डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बनते हैं लेकिन बाद में डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसी सेल है कि इसने डिसाइड कर लिया कि भाई हम डिवाइड नहीं होंगे। अगर सोचो कि ये ऐसा डिवाइड करने के लिए सोचने लगती है, अब हमने पता चला नीट का एग्जाम देने बैठे हैं 3 घंटे का, अब न्यूरॉन ने सोच लिया कि नहीं मुझे डिवाइड करना है, अब तुम्हारा लैग आ रहा है बीच में, क्वेश्चन तुम सोच रहे थे फिजिक्स का कोई कैलकुलेशन का, उस टाइम पे पता चला ब्रेन सेल जो है वो डिवाइड कर रही है। और आपको पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन सेल को डिवाइड करने में, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, 23 to 24 आवर्स। तो आप सोचो कि बड़े तो हो गया नीट का एग्जाम, ठीक है। रीज़न लिख के आते हैं कि नहीं हमारा न्यूरॉन डिवाइड कर रहा था इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, सॉरी। तो वो चीज़ों को रोकने के लिए कि तुम लोग नीट का एग्जाम सही से दे पाओ, स्पेशली ये प्रोविजन आया कि भाई इस बंदे का डिवीजन बंद करा दो, खाना पीना बंद, खाना पीना बंद नहीं, मतलब स्पेशली ये सेल डिवीजन नहीं करेगा। अगर सेल डिवीजन करता तो आप सोचो कि जो डिसाइड करने वाला बंदा ही है, ठीक है, तो वो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप होता है, नहीं होता, क्योंकि इसमें नहीं होते सेंट्रियोल्स डिवाइड, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं इसके अंदर? नीजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं बच्चे? ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द नीजल्स ग्रैन्यूल्स? क्या होती है कंपोजिशन, क्या होती है, मतलब क्या होता है बेसिकली ये?
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, ये तो फंक्शन हो गया, लेकिन बने किस चीज़ से होते हैं? ये आपकी जो जैसे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो राइबोसोम्स हैं और जो आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल सेल होती है, उस सेल के अंदर आपने एक्सटेंडेड नेटवर्क देखा होगा किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके अंदर बहुत सारे, क्या हम न्यूरॉन में क्या ऐसा हिंड्रेंस दे सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन आनी थी, सिग्नल लाना था? आप ये सोचो, आप डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, इसका लॉजिकली भी सोच के देखो कि आपने एक इंफॉर्मेशन लानी है, ठीक है, और आपने क्या किया, जैसे अभिमन्यु के लिए वो बनाया था, क्या बनाया था? चक्रव्यूह बनाया था। आपने क्या किया कि ER से एक चक्रव्यूह बना दिया, ठीक है। अब आपको किसी ने पिन चुबो दी, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आप किसी ने पिन चुबो दी, अब वो इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से, वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, समझ ही नहीं पा रही है कि जाना कहाँ है, वापस पता चला जिसने पिन चुबाई थी उसी को थैंक यू बोल रहे हो। ऐसे नहीं करना ना, तो इसीलिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना करने की वजह से क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, उनको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई ऐसा करते हैं, इसको छोटा छोटा कर देते हैं जिससे थोड़ा सा ईजी रहे। ईजिली मतलब अगर छोटा ब्रेक डाउन होगा तो हमारे दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, एक तो जगह मिल जाएगी, नर्व को जो कंडक्शन करना है वो ईजिली हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, दैट विल ऑल्सो बी ईजी, राइट। तो आपके दोनों फंक्शन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ER का ब्रेक डाउन होके उसके साथ जो राइबोसोम आते हैं उससे क्या बनता है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स बनते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो आई थिंक अच्छा, फिर इम्पल्स कहाँ से आती है? डेंड्राइट से मूव करेगी टूवर्ड्स द सेल बॉडी एंड इन द एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक, राइट। ये जो कनेक्शन है सेल बॉडी का एक्सॉन के साथ, राइट। अच्छा, इसी से आपको पता है स्वान सेल से क्या रिलीज होता है? स्वान सेल से माइलिन शीथ बनती है। तो माइलिन शीथ पहले क्या होगा, जैसे ये एक्सॉन है आपके पास, ये एक्सॉन है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या करते रहते हो, ऐसे शीट बनती रहेगी, ठीक है। इसके बाद होगा, आपने देखा होगा कई बार आपको जब डायग्राम दिखाया जाता है तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखा दिया जाता है कि यहाँ ये न्यूक्लियस है, और फिर आपको बोला जाएगा कि ये स्वान सेल है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या करता है, बाहर से नहीं करता, स्वान सेल बाहर नहीं होगी, मतलब स्वान सेल यहां नहीं होगी एक्सॉन के ठीक है नेक्स्ट, पहले ये जो कवरिंग कर रहा है ना माइलिन शीथ की, इसके सराउंडिंग में ऐसे रैपर्स की तरह बनता रहता है, ठीक है, और स्वान सेल उसके ऊपर होती है। इसी की मेम्ब्रेन को आप बोलते हो न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। अगर आपसे पूछा जाए स्वान सेल, क्योंकि स्वान सेल की भी तो मेम्ब्रेन होगी, उसका भी साइटोप्लाज्म होगा, उसी को आप बोल रहे हो न्यूरिलेमा। अच्छा, इसके अंदर न्यूरोफाइबर्स भी होते हैं, जो आपका साइटोप्लाज्म है या न्यूरोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूरोफाइबर्स भी होते हैं, जैसे आपके मसल्स के फाइबर्स होते थे वैसे यहाँ पर भी न्यूरोफाइबर्स होते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर है बच्चे। फिर आगे आपके जो हम एक्सॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, दीज आर ऑफ टू टाइप, किसके? अगर माइलिन शीथ होंगे माइलिनेटेड बोलेंगे, नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड। नोड ऑफ रेनवियर किस में प्रेजेंट होंगे? माइलिनेटेड में। नॉन माइलिनेटेड में नोड ऑफ रेनवियर ही नहीं होगा जब माइलिन शीथ ही नहीं है तो, ठीक है। माइलिन शीथ कैसी होती है? इंसुलेटर होती है। क्या परमेबिलिटी होती है इसकी कुछ? ये बिल्कुल इम्परमेबल है, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं आ जा सकती, ठीक है। अगर आपने माइलिनेशन लगा दिया है, माइलिनेटेड लेयर है, तो अगर आप ये बोलो कि जैसे हम बोलते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो कंडक्शन फास्ट करेंगे या नॉन माइलिनेटेड? नॉन माइलिनेटेड। अगर उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, एक न्यूरॉन है जो कंप्लीटली कवर्ड है माइलिन से, उसके बीच में गैप नहीं है, नोड ऑफ रेनवियर नहीं है, तो वो अच्छा कंडक्टर है बुरा कंडक्टर है? कंडीशनल। आप सोचो कि एक न्यूरॉन है, मेरे पास एक ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन, लेकिन ये कैसे कलर का न्यूरॉन हो गया, अच्छे कलर का बना देता हूँ। ये मान लो कि ये आपके पास न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन के ऊपर आपने कॉन्टिन्यूस यहाँ से यहाँ तक लेके माइलिन शीथ कर दी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसका गुड कंडक्टर और इसका बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसके बीच बीच में क्या ना हो, गैप्स ना हो, मतलब आप जब बनाओगे तो यहाँ क्या होने चाहिए,
आपने माइलिन शीथ बनाया, फिर स्पेस हो, फिर स्पेस हो, जिससे क्या हो, आपके पास ऐसा पोटेंशियल एक पर्टिकुलर स्पेस पे आप क्या करोगे, जंप कराओगे, जिसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है जिस माइलिन शीथ को आप बहुत अच्छा मान रहे हो कि नहीं माइलिनेशन की वजह से आता है। तो अगर कोई ऑप्शन उन्होंने ये दे दिया कि देयर इज अ न्यूरॉन जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस माइलिन शीथ है, ठीक है, तो वो कंडक्शन नहीं करेगा। फिर अगर आपको सपोज ये प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, पता नहीं अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर वो सोचेंगे तो हो सकता है ऐसा बना दे कि अगर आपने न्यूरॉन के ऊपर माइलिनेशन करा दिया प्रॉपर, तो उससे तो फिर कंडक्शन नहीं होगा ऊपर से, ठीक है, क्योंकि आप कंडक्शन कौन से वाले, नहीं ये तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल सा वैसे अप्रोच बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। मतलब रियल में ऐसे क्यों चाहोगे आपके, आपने कोई न्यूरॉन बनाया और आप नहीं चाह रहे हो कि यार मैसेज ही ना जाए इसके पास, आपने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशन, आपको जैसे चार ऑप्शन बना दिए उन्होंने, एक ऑप्शन में दे दिया कि देयर इज अ न्यूरॉन जिसके ऊपर कंप्लीट माइलिनेशन है, ठीक है, ऐसा केस नहीं होगा, बट प्रैक्टिकल में वो एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका मेनली जो रिलेट करता है ना, वो इस चीज़ से करता है कि माइलिनेशन इज अ गुड थिंग, माइलिनेशन होगा तो कंडक्शन फास्ट होगा, ठीक है, लेकिन असल में कंटिन्यूस माइलिनेशन नहीं, आपका एब्रप्ट होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है, ठीक है। तो एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज एट्रीब्यूटेड टू द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन। जो आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसकी पोलराइज स्टेज की वजह से एक्साइटेबिलिटी आती है, ठीक है। इसको अभी डिटेल में देखेंगे। इसमें सिलेक्टिवली परमेबल आयनिक चैनल्स होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। स्पेशली हम एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल सिलेक्टिवली परमेबल कुछ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर आयन से ही डील करते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ये समझ लो कि क्या क्या चीज़ है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, और मैं आपको बताने वाला हूँ असल में है क्या, ठीक है। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी पहले क्वालिटीज जान लो, ठीक है। ये मोर परमेबल है पोटेशियम आयन के लिए। इससे फर्दर जब भी आप पोटेशियम आयन सुनोगे तो पोटेशियम आयन का मतलब है पॉलिटिशियंस। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, अब स्टोरी ही बताते हो बस। तो मोर परमेबल फॉर पोटेशियम, परमेबिलिटी किसके लिए है एक्सोनल मेम्ब्रेन की ज्यादा, पोटेशियम आयन के लिए। नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयन, सोडियम मतलब सिंपल मैन, कॉमन आदमी, सोडियम मतलब सिंपल मैन, ठीक है, पोटेशियम मतलब पॉलिटिशियन, ठीक। एक्सोनल इम्परमेबल टू निगेटिव चार्ज प्रोटीन, जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उनके लिए भी कैसा है, इम्परमेबल है, ठीक है। अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि इससे रिलेटेड स्टोरी है क्या। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने सुना होगा कि हर कंट्री में एक कुछ पार्टी, जैसे आपको पता है कि कभी भी अगर हम कुछ करेंगे ऐसा कुछ इलेक्शंस का वो हुआ, तो एक होता है पार्लियामेंट होता है, सुना है ना सबने, होता है पार्लियामेंट, नहीं होता, ये क्या हो रहा है भाई, पार्लियामेंट कैसा हो गया ये। तो मैं अभी आपको बनाने वाला हूँ पार्लियामेंट, जिसमें आप समझेंगे असल में होता क्या है, कौन जाता है कौन नहीं जाता, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाओ भाई, क्यों नहीं आ रहा ये कलर, इसका हो जाए वाइट, और फिर ये हो जाए कॉपी, तो इसके गलत हो रहा है भाई, बन नहीं रहा सही, रुको एक मिनट, इसको करते हैं, इसको आप ऐसे देख लो कि आपके पास ये है एक जगह, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए कि जो पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट के अंदर, पहले आप स्टोरी सुन लो कि मोस्टली
मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरली आप लोग क्या सोचते हो अबाउट द पॉलिटिशियंस, कैसे होते हैं? अच्छे लोग होते हैं, नो डाउट होते हैं, मतलब ऐसा काइंड ऑफ स्टीरियोटिपिक मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज ऐसे नहीं रिलेट कर रहा, कहीं तुम पॉलिटिकली कनेक्ट कर लो कहीं से। तो पार्लियामेंट में मतलब इससे आपसे 50 साल पहले या कभी भी सोचो, हम ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? पॉलिटिशियंस होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम आयन होंगे, ठीक है? कौन होंगे? पोटेशियम आयन होंगे। और बाहर पार्लियामेंट के, मतलब ये है आपका पार्लियामेंट, इसके अंदर पोटेशियम आयन है, ठीक है? बाहर जो होता है दुनिया में कैसे लोग होते हैं? सिंपल, सादे सुदे, मेरी तरह, बिल्कुल, ठीक है? तो यहां होता है कॉमन आदमी जिसका नाम है Na+। अब आप मुझे बताओ, ऐसा नहीं है कि सोडियम अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता पार्लियामेंट में कि अच्छे लोग नहीं होते, वहां भी अच्छे लोग होते हैं, मतलब होते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन वो लोग सिंपल भी होते हैं। तो कंपैरेटिवली कौन कहाँ ज्यादा होगा? सिंपल लोग बाहर ज्यादा होंगे या पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा होंगे? बाहर ज्यादा होंगे। एक्सॉन के अंदर भी ऐसा होता है कि जो सोडियम होता है वो कहाँ बाहर ज्यादा होता है? बाहर ज्यादा होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस कभी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे ना रास्ता चलते कि भाई क्या परेशानी है बता दो। हमेशा पार्लियामेंट में रेड लाइट वाली गाड़ी से जा रहे होंगे घूम के चार, और पार्लियामेंट के अंदर ही मिलेंगे जो भी जलवे कर रहे होंगे वो लोग। तो सोडियम पोटेशियम, इन दोनों में सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए कौन कहाँ ज्यादा होता है, तो आप एक ये दिमाग में अप्रोच डाल लो कि एक्सोनल, दिस इज अ एक्सोप्लाज्म। क्या है ये आपका एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन के अंदर जो प्लाज्मा है उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोप्लाज्म, राइट? इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और सारा पूरा होता है, बस न्यूक्लियस नहीं होता अंदर। कि न्यूक्लियस आप ये सोचो कि इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा, वो नहीं होगा, ठीक है? तो इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा है। कितना ज्यादा होता है? 20 टाइम्स। कितना ज्यादा होता है? अगर पोटेशियम को आप देखोगे, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर जितनी होती है उससे 20 टाइम्स ज्यादा कहां होती है? अंदर होती है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज व्हाट, ICF, और ये कैसा है? बोल सकते कि नहीं? वन इज ECF, वन इज ICF। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आई थिंक आप आराम से नर्व कंडक्शन पढ़ लोगे, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है? नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल, कोई अभी कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई क्रांति आई है ना कुछ हुआ है, ठीक है? अभी क्रांति आएगी तब हम बात करेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में आपने ये समझा कि पोटेशियम कितने टाइम्स अंदर ज्यादा होता है? 20 टाइम्स। और सोडियम 10 टाइम्स। कितना? मतलब अगर सोडियम यहां x है तो यहां कितना होगा? 10x। अगर यहां पोटेशियम x है तो यहां पोटेशियम कितना होगा? मुझे बताओ, ये समझ आया कि नहीं? मिली इक्विवेलेंट में जितनी कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा नहीं होता कि कोई अगर ये बोले कि सोडियम बिल्कुल बाहर ही बाहर होता है अंदर नहीं होता, भाई गलत बोल रहा है वो इंसान। ऐसा नहीं होता, मतलब होता है बट कंपैरेटिवली सोडियम जितना अंदर है उससे 10 टाइम्स बाहर ज्यादा है, पोटेशियम जितना बाहर है उससे 20 टाइम्स अंदर ज्यादा है, ठीक है? अब ये सारी चीजें होती किसके थ्रू हैं? जो रेस्टिंग, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस टाइम पे इसका ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैनेज कैसे किया जाता है? एक ना, इस पार्लियामेंट के अंदर एक गेट है, ठीक है? इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप। और ये इतना करप्ट पंप है, ये क्या करता है? क्या आपको लगता है कि मतलब नॉर्मल आदमी और एक पॉलिटिशियन वैल्यू वाइज बराबर है? नहीं होगा। मतलब इनफैक्ट पॉलिटिशियन खुद लड़ जाएगा, यार तुमने अच्छा मुझे दो के साथ ही कंपेयर कर दिया। अगर मैं दो पॉलिटिशियन है, अगर उनको दो सोडियम के साथ रिप्लेस करो तो बुरा नहीं मान जाएंगे? तो आप बताओ किसको अंदर लाना चाहते हो, किसको बाहर लाना चाहते हो? किसको लाओगे पार्लियामेंट में? पॉलिटिशियन को लाओगे कि सोडियम को लाओगे? बताओ। मतलब मैं आपकी मोरल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिंपल मैन को घुसा दो इसके अंदर। मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ एक गेट है, और ये गेट आपको पता है कि मॉनेटरी टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप किससे डील होता है? ATP से डील होता है।
आप यकीन करें एक सेल की जो 25% एनर्जी होती है इस पंप को एक्टिवेट करने में चली जाती है। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल सेल की एक्सपेंडिचर देखेंगे तो उसका 25% इसी में चला जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में। जिस ऑस्मोलैरिटी के लिए हम बात करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेल अपनी एनर्जी का 25% पार्ट इसमें खर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक ये दरवाज़ा है पार्लियामेंट में, और ये दरवाजे का रूल ये है कि ये क्या करता है, एक चीज़ करता है कि ये कहता है कि भाई मैं पैसे लूँगा, और क्या ले लेता है, एटीपी लेता है, और ये कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 3 सोडियम को यहाँ से जो अच्छे लोग थे उनको बाहर फेंक दूंगा, लेकिन तुम अगर ये सोचो कि 3 करप्ट पॉलिटिशियन अंदर आ जाएं तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 2 करप्ट ही काफ़ी हैं, 3 तो बराबर नहीं होंगे, तो 2 जो पोटेशियम आयन होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। यहां तक की स्टोरी समझ आ रही है? पक्का सही सही बताओ, एनसीईआरटी की कसम? ठीक है। तो ये हमारा एक्सोप्लाज्म है जिसके अंदर सिंपल लोग, मतलब सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है। दिस इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो जगह है जब तक अभी तक कोई क्रांति नहीं आई है, गांधी जी ने ये नहीं बोला या सुभाष चंद्र बोस ने ये नहीं बोला कि तुम मुझे खून दो आज़ादी दो, ऐसा वाला कुछ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी रेस्टिंग कंडीशन है, अभी हम जितना भी जुल्म हो रहा है उसको सह रहे हैं, और ये एक गेट है जो हमारे ऊपर और जुल्म कर रहा है। क्या जुल्म कर रहा है? मतलब ये जो कंडीशन क्रिएट की गई है वो किसकी वजह से क्रिएट की गई है? इस पंप की वजह से। आप अगर ये बोलो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि सोडियम जो है 10 टाइम्स बाहर ज्यादा होता है और पोटेशियम 20 टाइम्स अंदर ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे भाई इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है ये क्या करता है चैनल? ये एटीपी लेता है, पैसे लेता है, और जितने भी अच्छे लोग थे, मतलब वंस अपॉन अ टाइम एक सिचुएशन थी कि जब आप ये मान के चलो कि दोनों जगह दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, सिंपल और पॉलिटिशियन लोग बराबर ही, जितने बाहर थे उतने ही अंदर थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये पंप ऑपरेट होना शुरू हुआ और इसने एटीपी खाया, पैसा लिया, और क्या करा, जो सिंपल लोग थे 3 सिंपल लोगों को बाहर भेज दिया और 2 करप्ट लोगों को, मतलब 2 पॉलिटिशियंस को अंदर भेज दिया। इतना क्लियर है? हाँ, चैनल और पंप में क्या डिफरेंस है? जैसे ये जो पंप है हम इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो आपका जैसे जो चैनल होते हैं, चैनल के केस में आपका क्या हुआ कि 2 प्रोटीन है, आपने उसने क्या किया, स्पेस क्रिएट कर दिया। अब जितनी भी चीजें हैं वो फ्लो कर रही हैं उसमें से, ठीक है। तो आपने एक चैनल क्रिएट कर दिया, उस चैनल में कोई स्पेसिफिसिटी वैसे नहीं आ रही है, मतलब आयन वाइज होगी, लेकिन आपने एक चैनल बना दिया। पंप का मतलब है यू आर पंपिंग इट, एक्टिवली आप इसको पंप कर रहे हो। हालांकि इसमें भी एटीपी लेके आप कर सकते हो, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। जो चैनल्स हो सकते हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप एटीपी यूज करके कर लो, लेकिन पंप का मतलब हो गया यू आर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना। ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटेंशनली फोर्सफुली करा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचो कि ऑलरेडी बाहर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सोडियम बाहर भेज रहे हैं, यहाँ कम है। मतलब आप सोचो कि कोई गरीब इंसान है, आपने उससे और पैसा ले लिया, उसके पास 5 रुपए रह गए, यार एक और दे दे, फिर 4 रह गए, उसके बाद 1 रह गया, तो उसके बाद कहता है किसी और से मांग के दे दे। मतलब आप उसको फोर्सफुली उससे सब कुछ ले रहे हो। तो दैट इज अ काइंड ऑफ यू आर अप्लाइंग इट एक्टिवली, मतलब फोर्सफुली आप चीजें कर रहे हो। जो हालांकि नॉर्मली कौन सा रूल लगता है डिफ्यूजन का, जहां ज्यादा होगा उससे कम के साइड आएगा, सेल मेम्ब्रेन तो यही फॉलो करती है ना। लेकिन आपने एक ऐसा पंप बनाया है जो क्या कर रहा है, फोर्सफुली। जैसे वो होते थे ना कि जो अंग्रेज आते थे वो क्या करते थे, मेनली सब इंडियंस पे ज्यादा से ज्यादा जुल्म करते थे। तो जितने भी हैं, सपोज उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी इंग्लिशमैन थे, वो सारे अंदर आ गए और इंडियंस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन है, फोर्सफुली आप कर रहे हो, एक्टिवली कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज हो गई। उससे क्या हो गया, सोडियम आयन बाहर 10 टाइम ज्यादा हो गया और पोटेशियम आयन अंदर 20 टाइम ज्यादा हो गया। दैट इज अ काइंड ऑफ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं इस टाइम पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब आप इससे होता क्या है कि बाहर आ जाता है पॉजिटिव आयन और अंदर आ जाता है नेगेटिव आयन। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों आ रहा है, चेंज तो आप पोटेशियम और सोडियम का ही कर रहे हो ना, ठीक है। द थिंग इज कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में आपके इसके अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं। तो आपने क्या किया, आप सोडियम को बाहर फेंक रहे हो, 3 सोडियम को आपने बाहर कर दिया, तो इसकी वजह से चार्ज तो अंदर का तो कम होता जा रहा है, बट वी आर ऑल्सो हैविंग द निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। वो तो अंदर है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा होगा,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा होगा जिसमें मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव होगी और अंदर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद गांधी जी आते हैं और वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुमने जो है बहुत शोर कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इस टाइम पे, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है? ये वाली कंडीशन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कौन सी कंडीशन है? जब अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो, आपको कोई पिन नहीं चुभा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, उस टाइम पे आपकी जो मेम्ब्रेन होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा? -70 मिली वोल्ट। ठीक है, और इस टाइम पे बाहर पॉजिटिविटी है, अंदर निगेटिविटी है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बाहर जितने भी सिंपल लोग होते हैं वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि हमारे नेताजी आज तो कुछ करके रहेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे। यस बच्चे प्लीज तो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो करेंगे। तो बाहर वाले लोग कैसे हैं? सिंपल लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और अंदर जो लोग बैठे हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव थोड़े से अप्रोच के होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और यहाँ भी कैसा होगा? नेगेटिव 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 होगा। इतना सबको स्टोरी समझ आ गई? अब होगा क्या? अब आएगी क्रांति। क्रांति का किसी को सॉन्ग याद है कुछ भी, जिससे हम वीर तू बड़े चल ऐसा करके कोई भी सॉन्ग हो जिससे थोड़ा सा कुछ लगे कि नहीं अब हम कुछ जंग करने जा रहे हैं? तो वो जंग शुरू होती है कि कुछ ऐसा कुछ आता है कि भाई अब हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब हम अगर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वी नीड द चेंज। और वो नीड द चेंज जो वाली सिचुएशन ये है कि आपको किसी ने पीछे से पिन चुबो दिया। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास क्या आता है? एक स्टिमुलस आता है। क्या आता है बच्चे? आपके पास आ जाता है स्टिमुलस। और आपके पास जब स्टिमुलस आता है तो आप वो सारी चीज़ों को, जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट का, और आपके पास अभी जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उस टाइम पे एक चीज़ होती है कि आपके सोडियम के जो चैनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है पोटेशियम के लिए, बट इम्परमेबल किसके लिए होती है? सोडियम के लिए। रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम नहीं जा सकता। अगर आप जाओ अभी घूमते हुए पार्लियामेंट के पास और आप ये कहो कि नहीं मुझे अंदर जाना है, तो अंदर तो नहीं जाओगे, डंडे और पड़ेंगे साथ में। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन जाता है फ्रीली जा सकता है? जा सकता है ना, पक्का। तो ये अगर आपको याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन सा चैनल ओपन होता है, कौन सा चैनल क्लोज होता है, तो कैसे याद रखोगे? सिंपल मैन अभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता, लेकिन मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1947 की, जब उससे पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। उस टाइम पे आप पार्लियामेंट में एंटर करना चाहते थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे कुछ लिखा होता था ना हर जगह कि नहीं हम नहीं अंदर घुसने देंगे, ऐसे टाइप का। तो आप वही मान लो। ठीक है, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन फिर क्या आई? क्रांति। अब जब क्रांति आ गई तो क्या आप ये रूल फॉलो करोगे? और जो भी क्रांति आती है ना वो बहुत कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा 24 घंटे तुम्हें क्रांति चाहिए। मतलब अभी भी हम ये कहें कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे टाइप, मतलब अभी भी तुम बस उसी में कि नहीं आज छुप के तो आज मैं जो है काकोरी वाला आज ट्रेन लूट लूंगा, ऐसा तो नहीं करते ना। आज के टाइम में नहीं सोचते, क्योंकि क्रांति एक बार आएगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। ऐसे ही एक क्रांति आई जब आपको किसी ने पिन चुबो दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ? वो जो चैनल जो बंद था, किसके लिए बंद था? सोडियम के लिए। वो क्या होता है? ओपन हो जाता है। ये जो रेस्टिंग स्टेट है, ये रेस्टिंग स्टेट हमने किससे अचीव की थी? सोडियम पोटेशियम पंप से। ठीक है, कैसे अचीव की थी? कि 10 टाइम्स सोडियम यहां था, ठीक है, 20 टाइम्स पोटेशियम यहां था। 10 20 का मतलब आप समझ रहे हो ना, 10x 20x। ठीक है, ये नहीं कि 20 नंबर होते हैं आयंस के, ऐसे मत समझना। 20 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, राइट। यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, थ्रेश होल्ड स्टिमुलस मिला। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि आप लोग सब लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए और आपने बोला कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए स्वराज, सब कुछ आपने ऐसे नारे लगाए, तुम मुझे आवाज़ दो या पता नहीं जो भी नारे थे वो आपने लगाए। और उसके बाद क्या हुआ? चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ द एक्सोलेमा फॉर सोडियम। ऑब्वियसली जब आप क्रांति करोगे तो परमेबिलिटी किसके लिए चेंज होगी? कॉमन आदमी के लिए कि पॉलिटिशियंस के लिए? आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि नहीं भैया हमारे नेताजी को और अंदर कर लो, पहले 20 टाइम्स है और हमें नेता घुसाने, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप किसके लिए लड़ाई कर रहे हो? सिंपल लोगों के लिए। तो आपने जैसे ही ये थ्रेशोल्ड आया, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कुछ नहीं है, ये क्या है? हमारी क्या है? ये क्रांति मनोज कुमार की। ठीक है,
तो ये क्रांति हो गई, और इस क्रांति की वजह से क्या आ गया, सोडियम आएगा कि नहीं आएगा? इस टाइम पे तुम क्या देखोगे कि कौन तुम्हें डंडे मार रहा है नहीं मार रहा है, तुम तो भाई जज्बात में आके कूद जाओगे सारे, ठीक है, कि नहीं आज तो पार्लियामेंट सारा विजिट ही कर लिया। जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था, आपने देखा होगा, शायद कुछ क्राइसिस चल रही थी, सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उनका जो शायद पीएम का हाउस था या कुछ था, उसके स्विमिंग पूल में लेट के आराम से अपना ऐश कर रहे थे, ठीक है। तो जब क्रांति आती है तो ऐसा ही होता है कि कितनी भी वैल्यूएबल जगह हो, वहां कॉमन आदमी की क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो जब यहां भी चेंज आया, देखो यहां जो चीजें याद नहीं रहती, मैं उसी पे आपको चाहता हूं कि आप याद रखो। एक तो ये कि कौन कौन से आयन कब क्लोज होंगे, कब जो चैनल्स हैं कब क्लोज होंगे, कब ओपन होंगे। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, उस टाइम पे आपसे पूछा जाए कौन सा चैनल क्लोज होता है, कौन सा ओपन, तो सोडियम वाला कैसा होगा, क्लोज होगा। सिंपल आदमी का दरवाजा बंद होता है एंटर करने के लिए, लेकिन पोटेशियम वाला ओपन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो सोडियम क्लोज है, सोडियम नहीं आ सकता, इम्परमेबल है कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन पोटेशियम के लिए आना जाना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद क्रांति आई, क्रांति के बाद आपने किसके लिए अलाउ कर दिया, सोडियम के लिए। सोडियम इजीली क्या हो गया, अंदर आ गया। इससे चीजें क्या होंगी, अंदर आ जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं, कॉमन आदमी अंदर आ गया, ये हमारा आम आदमी, और ये है, ठीक है, ये है कौन सी, ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोस फ्रेश, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी आपकी आम जिंदगी, और ये है मेंटोस फ्रेश, जिसमें सिंपल लोग जितने हैं वो कहाँ हैं, अंदर है। और जब अंदर लोग आ जाते हैं सिंपल लोग, तो कैसी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है और निगेटिविटी बाहर। लेकिन सिंपल लोगों की खास बात ये है कि जब भी वो ऐसा करेंगे तो फिर जाके वो स्विमिंग पूल में लेट जाएंगे। और ये बहुत कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है बच्चे, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो ये मोमेंट क्या बहुत टाइम तक रहेगा कि पूरी जनता जाए पार्लियामेंट में जाके, तो काम तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सब कहेंगे नहीं आज तो जाके भाई ये बड़ा सा पूल है, इसमें जाके लेट जाओ, गर्मी हो रही है बहुत, मस्त अपना एंजॉय करो। तो वो चीज़ बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है, और तब तक मतलब कुछ टाइम तक तो रहेगा, इनफ्लो रहेगा, सोडियम का आ जाता है। तो -70 जो था आपका, आपके पास -70 मिली वोल्ट था यहाँ। सिंपल लोग जो थे वो अंदर आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और इतने आ जाते हैं कि पूरा निगेटिविटी को कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल इतना कर दिया कि अब पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन पॉजिटिविटी भी एक हाथ में ही अच्छी लगती है। मतलब तुम जो है इतने मतलब वो हो गए, मतलब कि तुम्हारा सोसाइटी में रहना, तुम ये बोलो कि भाई सांस नहीं लेने देंगे तुम्हें, तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं करने दे रहे हो किसी भी, मतलब इवन कि अगर तुमने वेजिटेबल्स खा ली तो आदमी कह रहा है इसमें तो सेल होती है, ये भी तुम्हें नहीं खाने देंगे। तो इतना मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ये बोलो कि यार नहीं आज तुम जो है सब्जी भी नहीं खा सकते क्योंकि इसके अंदर सेल्स हैं, उसके प्लांट के मोशन हर्ट हो गए, बैगन नाराज हो गया, आलू रो रहा है। तो वो वाली चीज नहीं चाहिए ना, आपको पॉजिटिव होना है लेकिन इतना नहीं होना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप पॉजिटिव हो गए और पहुंचते पहुंचते जीरो से कैंसिल कर दिया और पहुंच गए -30 मिली वोल्ट। कितना पहुंच गया, पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव होते होते कितना पहुंच गया, 30 मिली वोल्ट। अच्छा, अब कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हमेशा ये चीजें क्यों बोली जाती है, -70 क्यों बोला जाता है, या +30 क्यों बोला जाता है, या इससे प्लस जाएंगे तो 45 भी हो सकता है, 30 से 45 तक होता है, ठीक है। या माइनस में आप जाओगे तो -70 से मैक्सिमम -94 तक होगा। कभी किसी ने सोचा इसका रीजन क्या है, यही वैल्यू क्यों है, कोई और वैल्यू क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? ये लिमिट क्यों है, स्पेसिफिकली यही लिमिट क्यों है, -70 क्यों है, 30 क्यों है, कुछ और वैल्यूज क्यों नहीं है? कोई टाइम तो ओवर हो गया, बस मैं 2 मिनट ले लूँ, सॉरी, ठीक है। मुझे याद ही नहीं रहा कि ये कुछ थोड़ा सा टॉपिक, मैं जज्बात में बह गया, क्रांति हो गई थी ना। तो वापस आ जाते हैं, 30 मिली वोल्ट है ये, इसको फिर से कल डिस्कस करेंगे एक बार। आई थिंक आपको रफली आइडिया हो चुका है हुआ क्या। क्रांति आ गई, लेकिन ये क्रांति बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। नाउ वी नीड टू कंट्रोल। अब आपको क्या करना है, रीपोलराइजेशन। अब क्या आप करोगे, चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलोमा फॉर K+। और ये इस सोच के साथ किया जा रहा है, जैसे जब हम लोग भी आजाद हुए तो फिर हमने अपने सिलेक्टेड मेंबर्स को भेजा ना, फिर से पॉलिटिशियंस को हमने अपने सिलेक्टेड मेंबर्स को भेजा कि नहीं ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नाउ वी आर सेंडिंग देम, हो सकता है ये अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो अगेन आपने क्या किया, क्या बंद कर दिया, सोडियम बंद। अब सिंपल आदमी नहीं आ सकता। जब हम आजाद हो गए तो एक बार सबको पार्लियामेंट का रास्ता दिखा दिया, देख लिया, आप खुश हो गए, नहा लिए पूल में, वापस आ जाओ। अब हमने क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया सोडियम वाला, कौन सा ओपन किया, पोटेशियम वाला ओपन कर दिया। जब पोटेशियम वाला ओपन किया तो अगेन क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिविटी आ गई, अंदर नेगेटिविटी आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। ये कौन सी स्टेज थी, पोलराइज्ड। ये कौन सी स्टेज है,
पोलराइज स्टेज है। क्यों पोलराइज स्टेज है? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये कौन सी स्टेज है? डीपोलराइज। क्यों? क्योंकि बाहर पॉजिटिव है। डीपोलराइज मतलब ये अगर इससे कंपेयर करें तो डीपोलराइज हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? रीपोलराइजेशन, राइट। तो वापस उसी पे आ गया, तो वो हो गया रीपोलराइजेशन, राइट। तो वी आर स्टॉपिंग हियर टुडे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। किसके अंदर? नहीं, अभी जो रीपोलराइजेशन हुआ है, अब इसकी वजह से आप देखो, एक चीज और सुन लो बच्चे, जो रीपोलराइजेशन हुआ है इससे पोटेशियम आयन सारे बाहर चले गए और सोडियम, आप क्या कर रहे हो? आपने जो डीपोलराइजेशन था उससे परमेबिलिटी क्या की थी? पोटेशियम के लिए हुई है। और पोटेशियम कहां ज्यादा था? अंदर ज्यादा था ना। अब सोडियम तो जा नहीं सकता, तो कौन जा रहा है? बस पोटेशियम जा रहा है। और पोटेशियम जाएगा कहां? बाहर जाएगा, सारे के सारे पोटेशियम बाहर चला जाएगा। क्या लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है? क्योंकि जो पोटेशियम है वो तो बाहर रह नहीं सकता। उस टाइम पे फिर क्या दोबारा रन होगा? सोडियम पोटेशियम पंप। और वही फेज जिसमें आप फिर से उसी चीज को अचीव करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत पेशेंसली सुना। थैंक यू।